वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बात कर रहा हूं जाने वाले चीफ जस्टिस के जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ है और आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने ज़ोराना दिया है और ये वेलकम तकरीब भी उन्होंने की है और दुआया तकरीब भी हुई है जाने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में। अच्छा, सूरत हाल ये है कि कुछ जजेस साहिबान जो हैं वो ख़त ख़ताबत का सिलसिला उनका, और उस पर हमने डिस्कशन भी की है। मियाँ साहब मेरे साथ अभी थे, तो अभी इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कॉलमिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं मोहतरमा मैमूना हुसैन साहिबा। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम। जी मैमूना, एक तो काजी साहब जो हैं वो अपना फुल कोर्ट रेफरेंस उनका हो गया और आने वाले चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं कम से कम उदास होऊंगा इनके जाने से। तो उधर से जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनका जो ख़त है उसमें वो फुल गुस्से में नज़र आ रहे हैं और एक्सपोज हो चुके हैं कि शायद वो जिम्मेदार समझते हैं कि काजी फायज़ ईसा ने जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनवाया है। उनके ख़त की तहरीर से यही अख्ज़ किया जा सकता है। और फिर दूसरा वो कहते हैं जी जब सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पे हमला हो रहा था तो ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दे के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ज़रा बताइए कि इस तरह होना चाहिए? एक शख्स रिटायरमेंट के बाद जा रहा है, चार्ज नहीं ले रहा, जुर्रत तो फिर तब होती है ना कि चार्ज ले रहा हो, बाइख्तियार हो, उस वक्त बात करे बंदा। देखिए, सबसे पहले तो जो जजेस की सीनियरिटी है ना इस वक्त इन तमाम मामलात में वो मजरूह हुई है। पहली बात ये है जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि ये सारे मामलात जो है वो मंजर पे आ रहे हैं। और जो जस्टिस मंसूर का भी एक शिकवा है जो उन्होंने खत में उन्होंने कहा, जो इज़हारे ख्याल किया, ये वो बातें हैं जिनको मैं समझती हूँ कि जो सीनियर जजेस हैं उनको इन चीज का जो है इख्तियार अगर जब होता है इनको तो ख्याल करना चाहिए कि हम ये डिसीजन अगर लेते हैं तो बाकी लोगों के ऊपर क्या इसका तासुर जाएगा। और ये सारी जो इस वक्त जस्टिस मंसूर की खतो किताबत और काजी फायज़ ईसा के डिसीजन इन तमाम और उनका खिताब, इन तमाम चीजों को अगर हम देखते हैं तो कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं इस वक्त अदलिया के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगी कि फर्स्टली अदलिया के अंदर इख्तिलाफात का बढ़ना, चूंकि आपको पता है कि ये सारे मामलात के बाद इंसान जो है वो अपनी बात को भूलता नहीं है और उससे एक गैप आ जाता है रिलेशंस में और इख्तिलाफात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से इनकार और सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो इज़हार किया है, ये काजी फायज़ ईसा ने इस बात का भी फॉर्मूला अपने खिताब में कहा और ये चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं और पूरा यानी एक जो सिस्टम है उसके ऊपर नो डाउट कि इस वक्त ये तमाम चीजें बहुत ही एक गहरा इम्पैक्ट डाल रही हैं। और फिर सेकेंडली अदलिया में अंदरूनी सियासत का आगाज हो जाता है जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन। अच्छा मैमूना साहिबा, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन क्या मुझे बताइए कि इससे पहले सारा कुछ आइडियल था? हमने देखा कि ये वही सिनेरियो अपनाया गया। ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर बन के बैठे हुए हैं, ये जस्टिस याहिया अफरीदी की जगह बनती थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उनको बाईपास करके इंडक्ट किया था। इसमें आपको पता है शायद या नहीं पता। और फिर देखें कि अल्लाह कुदरत का निजाम देखें कि अगर वो आ चुके होते पहले तो ये टर्म उनकी थी एज अ चीफ जस्टिस, वो अल्लाह ने उनको दे दी। देखिए, ये जो आपने फर्स्ट लाइन बोली है ना क्वेश्चन में कि क्या ये सब दुरुस्त हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए सबसे पहले तो मैं एक बात कोट करना चाहूंगी कि 2019 में भी एक मामला शायद आपको याद हो पेश आया था जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा थे और उनकी मुद्दत मुलाजमत की जब तोसी करनी थी और जस्टिस आसिफ खोसा ने वो केस सुना था और जिसमें कानूनी पेचीदगियों के बायस उन्होंने कहा था कि कानूनी पेचीदगियां ठीक करे। ये मामला भी अदालती तरीके सबसे वो अहम मामला था सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त। अगर ये सारी चीजें होती हैं और जो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें मैं अगर अपने चंद
तमाम चीजों को बताऊं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर एक वन लाइन में कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं तो ये सारे मामला क्यों पेश आते हैं, ये ज्यादातर सियासी मकासद को मद्देनजर रखते हुए और अपने तमाम मकासद को पूरा करने के लिए ये तमाम मामला आते हैं। एक्सटेंशन या कि इस किस्म के फैसले चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हमारे किसी और इदारे के हो, उसमें जो चीजें मुतासर होती हैं वो सबसे पहले तो इस्तेहकाम मुतासर होता है, किसी भी इदारे का अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ते हैं, सीनियरिटी का खात्मा होता है, मेरिट डिस्टर्ब होता है, जूनियर्स और सीनियर्स के दरमियान एक क्लैश आ जाता है और उनमें आपने बड़ी नहीं, आपने बड़ी अहम बात कर दी। जब भी किसी का इस्तेहकाक मजरू किया जाएगा ना, तो फिर इनबैलेंस तो होंगी चीजें। तो अनबैलेंस जब सोसाइटी हो जाएगी, उसका आपने मंजर देखा कि 2019 में 18 में इमरान खान को किस तरह लाया गया और किस तरह इमरान खान को लॉन्च किया गया और किसी की हक तलफी की गई, और जब हक तलफी की गई उसके नतायज आपके सामने है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। देखिए, मैं तो वही आपको बता रही हूँ कि मैंने वन लाइन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि ये चीजें जब तक रहेंगी, जब तक सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इन तमाम चीजों को करते चले जाएंगे, हम माजी से सीखेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ पे ना तो किसी इदारे में इस्तेहकाम लेके आ सकते हैं, ना हम डेमोक्रेसी में इस्तेहकाम लेके आ सकते हैं, और ना ही हम पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें इस्तेहकाम लेके आ सकते हैं। इस वक्त अगर हमें इस्तेहकाम की जरूरत है तो सबसे पहले तमाम लोगों को अपने सियासी मकासद को प्रायोरिटी पे रखने की बजाय वो चीजें और वो डिसीजन इस वक्त लेने चाहिए जो कि इदारों के लिए और मुल्कों कौम के लिए बेहतर हो। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि अगर तो कोई हुक बाई क्रुक काम किया होता, इन्होंने आईनी तरीके से, क्योंकि जो सीनियर वकला हैं इसीलिए तहरीक नहीं चल पा रही, उन्होंने आइन में जो प्रोविजन थी सीनियरिटी की वो खत्म कर दी गई। अब एन 3 जो सीनियर 3 जजेस थे उनमें से उनको चूज करना था, आईनी कमेटी बना दी गई और बाकायदा तौर पे किसी ऑर्डिनेंस के जरिए ये नहीं हुआ, ये आइन में तरमीम करके किया गया है और ये पार्लियामेंट का हक है। जब ये राइट्स इस्तेमाल हो गए हैं, जब वो एक्सरसाइज हो गई है जो रिक्वायरमेंट थी आईनी, तो फिर ये तकलीफ क्यों है? क्योंकि जजेस को तो ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी का ये इस्तेहकाक तो नहीं है ना, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, उसने अपना इस्तेमाल कर लिया। देखिए, तकलीफ पता क्यों है शमसी साहब, एक बंदा, अब मैं मिसाल दूंगी, मिसाल के तौर पे मैं आपके चैनल और मीडिया से रिलेटेड ही मिसाल दे दूंगी ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि आप एक चैनल को रन करते हुए आपको 40 से 45 साल हो गए या इससे ज्यादा का अरसा लगा ले थोड़ा सा, या 50 साल हो गए, आप एक चैनल को आपने अपनी जिंदगी के 50 साल दे दिए, फिर उसके बाद आप समझते हैं कि आपको चैनल का चीफ लगाना चाहिए, और बजाय इसके कि आप आते, आपकी जगह कोई नया बंदा आता है तो जनाब उसको कह दिया जाता है कि ये ज्यादा बेहतर है, हमें ये ज्यादा बेहतर लगता है। तो यहाँ पे सिस्टम इस तरीके से चल रहा है, चाहे इदारा नहीं, लेकिन सुने जरा, इदारे में और अदालत में ये फर्क है कि मुल्क इदारे जो है किसी आइन के मरहूने मिन्नत नहीं होते। वो जो इदारे हैं, ये मैं प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूं, जो रियासती इदारे हैं वो आइन और कानून के मरहूने मिन्नत होते हैं, वो 1 इंच भी इधर से उधर नहीं जा सकते। जैसे रिटायरमेंट की हद जो है वो 65 साल है, तो एक शख्स एक दिन भी ज्यादा जो है वो नहीं रह सकता अपनी सीट के ऊपर अगर वो 65 साल का हो जाता है। तो पहली बात ये है शमसी साहब, ये 65 साल की जो आपने एज बताई है, इसमें मैं एक चीज बताऊंगी कि कानून फितरत है कि जब इंसान 50 साल की एज तक पहुंच जाता है कि उसके बाद जो है चेंजिंग आती है, इंसान की मेंटल पोजीशन और उसकी मेमोरी उस तरह से नहीं रहती है, वो चीजें उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है जिस तरीके से एक यंग ब्लड या एक नया टैलेंट कर पाता है। और एक अपने 50 साल के बाद जब आप
इस चीज को लेके चलेंगे, रन करेंगे, तो फिर उसका एक इफेक्ट आपके काम के ऊपर जरूर पड़ता है। अब ये चीजें तो हम मिसाल के तौर पे कि अगर 65 ईयर का कहा है कि अब जो बाकी जिन्होंने चीफ बनना होता है या जिनकी प्रमोशन होनी होती है किसी भी इदारे में, वो जब अपनी मुद्दत मुलाजमत उतनी देर में उनकी पूरी हो चुकी होती है और वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, उस डेजिग्नेशन पे नहीं पहुंच पाते जहां पे उनका एक टारगेट होता है कि हमने जनाब इतनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर ली है और हमें उस जगह पे पहुंचना है। जब आप इतनी एज में किसी बंदे को फिक्स कर देते हैं तो वो अफेक्ट तो पड़ेगा। तो डेफिनेट वो एक सीनियरिटी का एक सीनियर और जूनियर्स जो है वो आपस में क्लैश तो करेंगे। जब अच्छा, आप क्या होगा अब जब जज एक्सपोज हो गए, यानी अब आईनी अदालत भी तो बननी थी ना, उसका भी तो सरबराह किसी ने बनना है कि नहीं बनना। तो मुझे बताइए कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन शख्सियत है और फिर मुनीब अख्तर साहब भी, उन्होंने तो अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। अब वो न्यूट्रल रह ही नहीं गए जैसे अतर मिनल्ला साहब। तो अब नजर आ रहा है कि हुकूमत के साथ वो रिफ्ट पैदा कर रहे हैं अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब हुकूमत के मामले में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या हुकूमत के मुखालिफ जो है उनका कोई केस हो, तो ये तो अपना जजेस जो है ये तो इस मामले में सुन ही नहीं सकते, केस एलिजिबल ही नहीं रहे। असल में रीजन ये बनी है शमसी साहब के, ये जस्टिस मंसूर के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ तो जो एक जैसे मैंने बताया कि सियासी मकासद को पूरा करने के लिए तमाम चाहे कोई भी पार्टी है उनको जैसे लगता है कि ये शख्स अगर हमारे यहाँ चीफ या एक बेटर इदारे को लीड करेंगे, चीफ पे आएंगे, ये हमारे लिए बेहतर साबित होंगे, हम बहुत सारे अपने काम जो है वो बेहतर इनसे ले सकेंगे। यानी एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बात कर रही हूँ कि जब कोई भी पार्टी ऐसा सोचती है और किसी को भी ऐसे डेजिग्नेशन के लिए चूज करती है तो वहां पे इदारे की जो एक इंडिपेंडेंट होना वो मजरूह हो जाता है और इदारे का जो तशख्खुस है उसकी पामाली होती है और इदारे के ऊपर ट्रस्ट जो एक डेवलप हुआ होता है तमाम लोगों का और हमारी कौम का, वो भी मजरूह होता है। और इस तरह यहाँ पे जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है या जो भी मामला पेश आ रही है उसकी बेसिक रीजन जो कि इमरान खान ने गुफ्तगू में जस्टिस मंसूर का नाम ले दिया, ये बानी पीटीआई ने नाम ले दिया, इसका ऐसा हुआ कि वो मुतनाजा हो गए, भले उनकी सोच में ऐसी बात ना भी हो। नहीं, लेकिन एक तो खान साहब ने नाम ले दिया, दूसरा उन्होंने स्पेशल सीटों का ऐसा फैसला दे दिया कि जो आइन रीराइट करने के मुतरादिफ है, क्योंकि आइन उसकी इजाजत ही नहीं देता, क्योंकि कानून की एक किताब है उसके अंदर सजाएं भी दर्ज हैं जराइम के बारे में। आप अज्यूम करके किसी को सजा नहीं दे सकते कि अगर ये कातिल टाइम पे ना पहुंचता, अगर 5 मिनट लेट हो जाता तो ये कातिल जो है कत्ल नहीं कर सकता था, अगर जो कत्ल होने वाला है वो बेड पे ना सोता तो फिर उसके छुरी नहीं चलाई जा सकती थी। तो हमारे जजेस तो ऐसे काम करना शुरू हो गए कि अगर बल्ले का निशान ना छीना होता, अगर बल्ले का निशान ना छीना होता, ये अज्यूम अदालतों में अज्यूम नहीं किया जाता, सबूत और गवाह की बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं। मैंने तो बार-बार अपने प्रोग्राम्स में कहा, लास्ट प्रोग्राम में भी हमारे यहाँ बात हुई थी कि यही बात है कि जिसकी वजह से आईनी तरमीम का जो एक पंडारा बॉक्स खुला कि जो सीट्स एलोकेट का मामला आया, इस डिसीजन के बाद फिर बानी पीटीआई का जो जिक्र कर देना, ये वो चीजें हैं जो कि किसी भी पर्सनैलिटी को मुतनाजा करके अपने जो उस डेजिग्नेशन को आपको इल्म मेमुना, आपको इल्म है ना कि ये भी प्रोविजन उसमें शामिल की गई है एक आर्टिकल में कि जो मांगा जाएगा अदालत वो देगी, ये नहीं करेगी कि जी घोड़ी मांगी जाए और गाय दे दे। मांगा तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सीटें मांगी थी तो दे दी पीटीआई को, अगर उनकी नहीं बनती उनको ना दें आप। इस बात को तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त अगर मुद्दतें अपना टेन्योर पूरा करने के लिए या अपनी तमाम चीजों को मेंटेन करने के लिए
ये सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पीएमएलएन ने ये जितने डिसीजंस लिए हैं या जो भी काबीना ने इस वक्त डिसीजन लिए हैं वो सिर्फ इसी वजह से लिए हैं, चूंकि वो नहीं चाहते। नहीं, जजेस ने किस लिए लिए थे? जजेस ने क्यों कहा था कि जी सीटें जो है पीटीआई को दे दें, जबकि उन्होंने तो मांगी नहीं, मांगी तो सुन्नी ताकत ने थी। इस बात पे हम बहुत लॉन्ग डिबेट कर चुके हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि जो दो चीजें इख्तलाफ रखती थी कि एक तो जो सुन्नी इत्तेहाद ने सीटें मांगी, दूसरा ये बाद में अपने उस एप्लीकेशन के बाद पार्टी बने बैरिस्टर गौहर के उनको बुलाया गया कि जी हमें कुछ मामला की पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है, हमें पार्टी बन जाना चाहिए। तो उसके बाद एक चीज और तीसरी चीज जो कि तहरीरी तौर पे आप कोई भी हलफनामा लिख के देते हैं तो वो उसकी एक वैल्यू होती है। आप तहरीरी तौर पे एग्री करते हैं, एक बात को ऑन करते हैं कि हम इस पार्टी से रिलेटेड है या नहीं है। ये तीन फैक्टर्स जो है ये अभी तक मुतनाजा हुए हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें इवन दैन के सुप्रीम कोर्ट प्रोग्राम के वक्त के इख्तिताम होने का टाइम है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब आपको क्या नजर आ रहा है, क्या अदालतें अब अपना काम दायरा कार में रह के करेंगी? बस इतना मुझे बता दें बस। देखिए, इस वक्त मैं अगर कहूं कि अदालतें जो हैं हमारी सुप्रीम अदालत जो वो कि उनकी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखना था, तो मेरे ख्याल में इंसाफ की बालादस्ती के लिए इस इदारे को डिपोलिटिसाइज रहने देना चाहिए था। इस वक्त वो पोलिटिसाइज मजीद हो चुका, जिससे मैं नहीं समझती, पहले भी बहुत सारे फैसले जो है वो आजादाना नहीं किए जा पा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मेमूना हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद रही आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो आपने देखा, फैसला आपने करना होता है कि हम किस हद तक कामयाब रहे आज के प्रोग्राम को अच्छा कंडक्ट करने में, और आपके मिजाज के मुताबिक नहीं लेकिन जो हकायक हैं उसके मुताबिक। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे जो है कल मुलाकात होगी दोबारा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।